चलिए शुरू करें। बोलिए प्रॉब्लम, बोलिएगा 1 से 10। 1 नंबर, चलिए समझिएगा 1 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। देखिए समझिएगा 1 नंबर क्वेश्चन कर दिए गए आरेख में है ना, TU पार्लर है PS का। देखिए समझिएगा, एक फिगर दिया हुआ है आपका, एक चतुर्भुज है, ठीक है, और इसका नाम दिया हुआ है P, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम S, इसका नाम दिया हुआ है T और इसका नाम है U। देखो दोस्त, कंडीशन क्या है वो समझिएगा, दिखाई पड़ रहा है ना, कंडीशन क्या है वो समझिएगा कि ये दोनों जो है वो समांतर है, ठीक है। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि सर अगर ये दोनों समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योगफल कितना, 180 डिग्री, ठीक है। दिक्कत हो रहा है तो इधर बैठ जाइए, इधर देखिए। तो अगर ये दोनों समांतर है तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। उसी प्रकार ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ना वो एक ही ओर का अंतः कोण है, ठीक है, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल होता है कितना, 180 डिग्री। अब समझिएगा थोड़ा सा, कह रहा है क्वेश्चन में कि PQT, यहाँ देखिएगा PQT मतलब ये वाला कोण हो जाएगा, और इस कोण का मान दिया हुआ है कितना डिग्री, x डिग्री। उसके बाद कह रहा है RQT का मतलब RQT मतलब ये वाला कोण कह रहा है, और इस कोण का मान दिया हुआ है कितना, x माइनस 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कह रहा है TUR मतलब ये वाला कोण, और इस कोण का मान दिया हुआ है कितना, x प्लस 25 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड करिए URS मतलब ये वाला कोण, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्त कि अगर ये सरल रेखा है तो ये टोटल कोण तो 180 का बनेगा। इसका मतलब क्या है कि x प्लस x माइनस 50 बराबर कितना, 100। तो 2x बराबर 180, 50 जुटेगा तो 230 डिग्री। तो x का जो मान आएगा वो 100 कितना आएगा, 35। अगर x का मान 135 आया तो बोलिए इस एंगल का मान निकल जाएगा, x का मान 135, 115, हाँ ठीक है, 115 आएगा। तो इसका मान निकालेंगे तो 115 में 25 को जोड़ेंगे, 115 25 को जोड़ेंगे तो 100 कितना आएगा। और हमने क्या बोला कि अगर 140 है तो ये वाला 40 होगा, क्योंकि दोनों एक ही ओर का अंतः कोण 180। और ऐसे भी देखिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो अगर 140 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 140। समझ में आ गया? चलिए, दिक्कत होगा तो बोलना खाली। चलिए उतारिए, आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस इतने कोशिश करना है कि सीख के जाना है। 2 नंबर है, देखिएगा 2 नंबर, पाइप A पाइप B की अपेक्षा 1/4 समय। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 3 वो पाइप है, A B और कौन सा, C। कह रहा है क्वेश्चन में कि पाइप A पाइप B की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। 1/4 समय का मतलब होता है कि अगर इसका 1 है तो इसका समय कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। हम किसका रेशियो निकाल रहे हैं, समय का, क्योंकि 1/4 समय में भरता है तो समय का रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में क्या, और पाइप A की तुलना में पाइप C उसे भरने में तिगुना समय लेता है। पाइप A की तुलना में पाइप C उसे क्या गुना समय लेता है, तिगुना। तो बोलिए C का अगर मैं समय निकालूंगा तो 1 का तिगुना कितना होगा। और सबको पता है कि समय का अनुपात और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। तो क्षमता निकालेंगे तो 1 4 3 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का मान कितना आएगा, 12। इसका मतलब इसकी क्षमता 12, इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता कितना। अब देखो दोस्त, टोटल काम जो होता है ना वो क्षमता गुने समय होता है। तो तीनों का टोटल काम क्षमता कितना, तो 12 और 3 कितना,
15, 15 और 4 कितना, और क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को करता है कितने घंटा में, 24 घंटा में। तो टोटल काम हो जाएगा 19 गुने 24। अब क्या कह रहा है कि पाइप सी को चालू नहीं करना है, तो जब सी चालू नहीं करेगा तो करेगा कौन, ए और कौन है, तो ए और बी का क्षमता 12 और 3 कितना 15। हल कर लीजिए, कटेगा ये 8 बार में, ये कटेगा 5 बार में, मान निकाल लीजिएगा ना, हल कर लीजिएगा तो आ जाएगा 30.4 घंटा, 30.4 घंटा। चलिए उतारिए। तीन नंबर तो बन गया होगा, है ना, छोटा सा कैलकुलेशन है। आगे 4, 5, 5 नंबर, 4 भी है, चलिए ठीक है, समझिएगा 4 नंबर। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, एज का एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/7। देखिए मेरी को हम एम लिख देते हैं, तो मेरी वर्तमान आयु का कितना 3/7। कह रहा है मेरे चचेरे भाई, तो चचेरा भाई को सी लिख देते हैं, और चचेरे भाई की आयु का कितना 4/5, के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 5 तिया कितना 15 और 7 चौ कितना 28, तो एम और सी का जो रेशियो आएगा वो 7 चौ 28:15 आ जाएगा। तो देखो एम का मतलब क्या हो गया, मेरा उम्र, और सी का मतलब क्या हो गया, चचेरा भाई का। और चूंकि अनुपात में आए तो अनुपात में किसको शामिल कर लेते हैं, एक्स को शामिल कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिएगा, कह रहा 3 साल के बाद मेरी आयु, तो बताइए अभी अगर मैं 28x साल का हूँ तो 3 साल के बाद 28x + 3 हो जाएगा, तो 3 साल के बाद मेरी आयु। अब से 10 साल के बाद चचेरे भाई, तो चचेरा भाई है कितना 15x, तो 10 साल के बाद तो 10 को जोड़ेंगे और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, उसकी अब से 10 वर्ष के बाद है। अच्छा 3 साल पहले का रहा तो माइनस हो जाएगा, और ये 10 साल क्या कर रहा है, बाद कर रहा। अब निकाल लीजिए, तो 28 में से 15 घटेगा तो 13x हो जाएगा, और 10 और 3 कितना 13, तो x का मान कितना आएगा। अब बोलो x का मान अगर 1, तो मेरा उम्र 28 गुने 1, 28 गुने 1 का मतलब के साल 28 साल। क्वेश्चन को पढ़िए, खाली समझिए, एकदम आराम से बनेगा क्वेश्चन। देखिएगा 5 नंबर, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर, समझिएगा। कह रहा है कि यदि विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक आता है 17। समझना दोस्त, अंतिम भाजक कितना आता है 17 आता है। और कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कह रहा और भागफल आता है कितना 1, 11 और कितना 2, और क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम भाजक आता है कितना 17, अंतिम भाजक प्राप्त होता है 17। समझिएगा, अंतिम भाजक प्राप्त होता है कितना 17, तो इसका मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा 0, शेष तो 0 होगा। अब यहाँ से अगर मैं संख्या के मान निकालूंगा तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस है, तो जब निकालिएगा तो 17 दूनी कितना हो जाएगा, गौर फरमाइएगा, यहाँ से निकालिएगा तो जगह 17 गुने कितना 2 और पल्ला जो होता 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। समझ में आ रहा, पहला संख्या हो गया 34। अब क्या कर रहा है 1, 11 और 2, दूसरी संख्या अगर मैं निकालूंगा तो ध्यान दीजिएगा, अब 34 को के से गुना करेंगे 11 से, किससे 11 से, और पल्ला से इसमें कौन जुटेगा, 17 से भाग पड़ा था ना, तो 34 को 11 से गुना करके इसमें क्या करेंगे 17 को जोड़ेंगे। तो चलिए 17 को जोड़िए, 34 गुने 11 पल्ला 17, बोलिए 34 11 कितना हो जाएगा, तो 340 है, और 374, 374 में 17 को जोड़िएगा तो 300 कितना आएगा 91 आएगा। अब क्या करेंगे तो 391 को कैसे गुना करेंगे 1 से, तो चलिए भाई गुना करिए तो 391 गुण क्या हो जाएगा, और प्लस में कौन जुटेगा 34 जुड़ेगा, तो जोड़िएगा तो 391 को 1 से गुना करेंगे 391, और 34 को जोड़िएगा तो 4 इकाई कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना 5, और 9 3 कितना 12, और 3 और 1 कितना, तो 425। हमको कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, देखिए एक संख्या कौन आया 391 और दूसरा संख्या कौन आया 425, दोनों का योग निकालना है, तो 425 प्लस 391 जोड़िए तो 5 और 1 कितना 9 और 2 11, 4 3 7 और 1 कितना, यानी हमारा दोनों का योग कितना आएगा 816। ये तरीका दिमाग में रखिएगा तो सेट करेगा। चलिए उतारिए। भागफल जो प्राप्त होता है वो 1, 2, 11 और 2 प्राप्त होता है, और भाजक हमारा है 17।
आगे बोलिएगा। 7 नंबर, आजा 7 नंबर, 6 बन गया हीरो। देखिएगा 7 नंबर, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4। एक बात बताओ दोस्त, अंकित मूल्य के 3/4 का मतलब क्या? अंकित मूल्य तो 4 रुपया है, लेकिन उसने वस्तु को बेच दिया के रुपया में। अब एक बात बताइए कि 4 को मैं 400 बना दूं और 3 को कितना? 300। सुविधा के लिए परसेंटेज निकालना आसान होगा। अब करा 25% के लाभ पर, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% के लाभ होता है। ठीक है, अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का क्या होता है? अब बताइए 300 में अगर मैं बेचूं और 25% का लाभ, तो तुलना 125 और गुने कितना? तो बोलिए 25 25 25 80 और 25 और 5 से कटेगा 60 बार में। इसका मतलब उस वस्तु का दाम के रुपया है? 240। और हमको निकालना है किसका रेशियो? बोलिए एमपी का और किसका? सीपी का। तो बोलो एमपी कितना है? 400 और सीपी है कितना? 240। समझ में आ रहा है दोस्त? 8 से कटेगा तो 8 5 40 और 8 3 24, यानी 5:3। दिक्कत होगा एकदम बोलना है सर कि समझ में नहीं आया, क्योंकि तरीका बहुत सारा होता है गणित का। चलिए आगे बोलिएगा। 8 9 10 बोलिएगा। 8 नंबर, आजा 8 नंबर उतारिए। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन को, समझिएगा। कह रहे ए का वार्षिक वेतन का 25%। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमारे पास यहाँ पर 3 व्यक्ति, कौन कौन? ए, बी और कौन? सी। देखिए अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस गौर से समझना खाली। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए का वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के क्या है? बराबर है। अच्छा बताओ, ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर। तो जब बराबर करा तो रेशियो तो हमारा उलट जाएगा, यानी इसके जगह पर कौन आएगा? 80 और इसके जगह पर कौन आएगा? 25। समझ में आ रहा है बात है? आगे देखिएगा। उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में? बी का वार्षिक वेतन बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40%। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40%, मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 40 हो जाएगा, 40% है। अच्छा बहुत सारा गड़बड़ाया क्या होगा कि समझिएगा, हाँ कि ये वार्षिक लिखा है और ये क्या लिख दिया? तो गौर फरमाओ दोस्त कि वार्षिक तो रेशियो में है ना, तो मासिक बदलने के लिए 12 से भागा इसको भी, तो 12 तो कट ही ना जाएगा, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए बात समझ में आ गया? अब आप हाँ, तो क्योंकि वार्षिक बदलना मासिक में तो 12 से भागा दीजिएगा, तो रेशियो में तो 12 कट ही ना जाएगा। चलिए तो अब क्या करना है, इसको कटता है तो काट दीजिए। कटेगा 5 से 16 बार में और 5 से कटेगा 25, ये 20 से कटेगा 2 बार में और 20 से कटेगा 5। बोलो ए बी सी का रेशियो आता है निकालने? तो 5 रे कितना हो जाएगा? 25, 5 दूनी कितना और 16 दूनी कितना? हमको तो ए बी सी का रेशियो निकल गया। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है वो देखिएगा। कह रहा है सी का वार्षिक वेतन है 6 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। सी का वार्षिक वेतन है 6 लाख। अच्छा बताइए यहाँ सी का रेशियो है कितना? वार्षिक वेतन को मासिक में बदलने के लिए कैसे भागा देंगे? 12 से। और कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए का मासिक वेतन, बोलिए कैसे गुना हो जाएगा? 32 से। उम्मीद है कि मान तो निकाल लीजिएगा, है ना? तो 12 5 कितना? 60 और 5 रे कितना? तो 32 दूनी 64, है ना? 64,000 हो जाएगा। 32 कटेगा, 32 दूनी 64, ठीक है 6400। अरे कैसो काटिए आपका आंसर वहीं आएगा, ठीक है। अब काटने का तरीका सबका अपना अलग अलग है, हम काटेंगे तो हो सकता है पता भी नहीं चलेगा। चलिए उतारिए। 10 नंबर। हाँ बता रहा हूँ, 10 नंबर उतार लीजिए पहले। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो गौर फरमाइएगा। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर दो बार, क्या क्वेश्चन है जो नहीं बना यार? पहले ही बता। एक बात बताओ कि 4 साल 6 महीना का मतलब 4.5 साल हो जाएगा, तो 4.5 साल में क्या रुपया होता है? 4,000, ठीक है। और 2 साल में कितना होता है? 2 साल में होता है, सॉरी 4.5 हाँ 5500 है, ठीक है। 450 में 5500 और 2 वर्ष में होता है कितना? 4,000। अगर मैं इसको घटाऊं तो किस साल का आएगा? 2.5 साल का। समझ में आ रहा? तो 2.5 साल को मैं लिख सकता हूँ 5/2 साल,
तो ये घटाने पर क्या आएगा, SI आएगा, और ये घटेगा तो कितना आएगा 1500, 5 दिए 1500, समझ में आ रहा। तो 1 साल का SI 3 दूनी कितना आएगा 600, वेरी गुड। अगर 1 साल का SI 600 है तो बताओ 2 साल का SI 6 दूनी कितना 1200, बहुत अच्छा। और 2 साल का मिश्रधन है 4000 ना, तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो 4000 में 1200 घट जाएगा, यानी प्रिंसिपल का मान कितना आएगा 2800। और हमको निकालना है दर, सबको पता है कि दर बराबर होता है ब्याज गुने 100। तो बोलिए ब्याज का मान कितना 600 गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन का मान कितना 28। अच्छा, बहुत सारा बंदा यहाँ भी गलती करेगा, समय क्या रखे, तो हमने ब्याज के साल का लिया है 1 साल का, तो समय भी एक ही रखना है। काटिए, 00 से 00 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100, तो 50 दिए 150 बटा 7, ठीक है। तो है 21.3/7 आ जाएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन हर हाल में कोशिश कीजिए बनाने का, क्योंकि ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अभी ये सब क्वेश्चन छूटेगा तो आगे बहुत दिक्कत होगा। हाँ, 4000 में नहीं 1200 घटाओगे तो बताओ मूलधन आएगा कैसे। 250 की जगह पर 3800 लिखे। अच्छा, हाँ, तो यही सब चीज़ तो दिमाग खोलना है एग्जाम में, ये सब छोटा छोटा चीज़ गलती नहीं होना चाहिए। जानल क्वेश्चन कभी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डबल घटा देता है। एक तो प्लस पॉइंट का नंबर चला गया, और दूसरा जो नंबर आना चाहिए वो भी नहीं आएगा, निगेटिव चला गया। आगे बोलिएगा। 16 से पहले किन्हीं का है तो बोलिए। 16 से पहले 18, देखिएगा 16 बन गया, बाकी 16 तक है। 16 से पहले है किन्हीं का, नहीं है, बहुत अच्छा। देखिएगा 16 नंबर, गौर फरमाइएगा। कह रहा है 2x प्लस 1/3x बराबर क्या दिया हुआ है 6, और मान निकालना है 3x प्लस 1/2x का मान। एक बात बताओ यार कि सर 2 वाला डिजिट जो था ना यहाँ था, वो बटा में चला गया, और 3 वाला डिजिट यहाँ था, ये बटा में, यानी कि डिजिट तो अल्टरनेट हो रहा है। हमको चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए 3, और यहाँ है क्या, तो बताओ 3 ऐसी थोड़ी आएगा। पहले ये 2 को तो गायब करना पड़ेगा ना, और गायब करना पड़ेगा तो गायब कब होगा, जब इसको भागा देंगे। क्या देंगे इसको, क्योंकि 2 से भागा देंगे तो बोलो 2 से 2 कट जाएगा, और इसको हटा कर क्या लाना है 3, तो लाना है तो कैसे गुना पड़ेगा 3 से, यानी ओवरऑल टोटल को कैसे गुना कर देना है 3/2 से कर लो। तो ये कटेगा के बार में 3 बार में, तो 3 तिया कितना 9, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया। अरे 3/2 से गुना करोगे बानर, तो 2 से 2 कटेगा तो ये 3x हो जाएगा, और इसको करोगे 3 से 3 कटेगा तो 1/2x हो जाएगा। डाटा सीधे आ गया एकदम, है ना। चलिए 12 नंबर, ठीक है, रेशियो नहीं बैठ रहा 12 नंबर में, जो नहीं बना, ठीक है। देखिए 12 नंबर समझिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है जो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। 12 नंबर में है 3 वो संख्या है जिसका नाम दिया हुआ है A, B और C। देखो रेशियो बैठाना, रेशियो अगर बैठ गया तो समझिए 50% का मौका हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 संख्याओं पहली संख्या दूसरी के चौगुनी, पहली संख्या दूसरी का के गुना होना चाहिए चौगुनी, और कह रहा है तीसरी का तिगुनी होना चाहिए, तीसरी का तिगुनी होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 4 लेकर चलूँ तो 4 तिया कितना 12, और दूसरी का 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 3। आप 1 3 भी ले सकते हैं, लेकिन बटा में आएगा तो रेशियो में लाना पड़ेगा, है ना। हमने वैसा डिजिट सोच लिया जो गुना बेटा में आएगा ही नहीं, तो 12 3 और 4 हो गया। 4 तिया 12 और 3 चौ कितना 12, सेट कर गया। बोलिए औसत का मान है कितना 95, योग का मान निकालेंगे तो 95 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ जोड़िएगा 12 3 15 और 4 कितना 19। हमको निकालना है तीसरी संख्या, बोलिए कैसे गुना 4 से 9 5 95, 5 चौ 20, 20 तिया कितना 60, तो डाटा हमारा हो जाएगा 60। बताओ यार ये क्वेश्चन भी कैसे नहीं बना भाई। देखो जब चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो 5 मिनट देर होता है, ठीक है। और अगर वही बंदा जब चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो 5 मिनट क्या होता है, जल्दी पहुंच जाता है। अब एक बात बताओ, हमने क्या बोला था, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, तो हो जाएगा 3 गुने 4। बोलिए अंतर कितना का 1 का, और समय का अंतर तो -5 + 5, अंतर कितना का, घंटा में लाने के लिए कैसे 60 से, बोलो 10 छक्का
4 तिये। अब बताओ यार, ये सब क्वेश्चन छोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, आगे 18, 19, 20, 18 नंबर उतारिए। तो आते हैं 18 नंबर, 17 नंबर। ठीक है, देखिए यार, रेलवे में अगर क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से देगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन उम्मीद है कि इसी टाइप का देता है। ठीक है, हाँ, तो देखिए समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो कि कह रहा है कि समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति आप पाता है कि उसकी तरफ आ रही एक नाव। अब समझना कि हम मान लेते हैं टावर है और इसके शीर्ष पर कोई बंदा बैठा हुआ है और उसके तरफ कोई नाव आ रहा है। मतलब पहले नाव यहाँ पर था, अब नाव क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। और जब इसके तरफ नाव आता है तब कोणमा जो है वो के डिग्री का बनता है। कोण बनता है कितना, 30 से के डिग्री का, 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कोण बन रहा था के डिग्री का, 30 डिग्री का, अब बनता है के डिग्री का। और 30 से 60 होने में के मिनट का समय लगा, 10 मिनट का। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है क्वेश्चन में, तो नाव समुद्र के किनारे कितना देर में आएगा। समुद्र के किनारे का मतलब इस पॉइंट पर आएगा, कितना देर में। नाम देते हैं ए, बी, सी और कौन सा। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले ऐसे भी जब भी ऐसा आकृति बनेगा ना तो छोटा वाला कौन बाहर बनेगा और बड़ा वाला कौन अंदर बनेगा। और एक मैं देखो ऐसे बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका, रेशियो भी लगा सकते हैं। लेकिन एक कॉमन चीज़ मैं क्या बताता हूँ वो समझिएगा कि जब ऐसा फिगर बनेगा तो ये हमारा क्या है, हाइट है, और ये हमारा क्या है, डी का मान है, जो डिस्टेंस तय किया। अब अंतर इतना ही है कि ये मिनट में दिया हुआ है तो आएगा भी मिनट में ही, क्योंकि समय हमको निकालना है। अगर मीटर में दूरी रहता तो इधर भी मीटर में ही दूरी पूछता। ठीक है, तो लगा दीजिए फार्मूला, डी बराबर हो जाएगा एच कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। तो बोलो तो डी के जगह पर है कितना, 10। एच का मान निकालना है, कॉट 30 का मान पता है क्या होता है, और कॉट 60 का मान 1/रूट है। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहाँ से करिएगा तो हो जाएगा एच, एलसीएम का मान √3 आएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, √3 गुने √3 बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये कटेगा 5 बार में। तो बोलिए एच का मान क्या हो जाएगा, 5 है। लेकिन गौर फरमा हमको कि एच का मान थोड़े हमको निकालना है, हमको निकालना इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने में कितना समय लगेगा। तो बोलिए 60 डिग्री में लंब कितना होता है, √3। आधार कितना होता है, तो बोलो √3 इसके बराबर हो जाएगा। तो √3 से √3 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 मिनट। तो हमारा आंसर आएगा 5। गलती नहीं करना कि 5√3 होगा। 5√3 कब होता है, जब हाइट इसका पूछता। हाँ तो नहीं याद रखना, इस चीज़ को मैं बोल दिया क्या कि एकदम कन्फर्म है कि जब भी ऐसा आकृति बनेगा ना, छोटा वाला बाहर बनेगा और बड़ा वाला अंदर, कभी गड़बड़ होबे नहीं करेगा। ठीक है, एकदम कन्फर्म कर देना है, छोटा वाला बाहर बड़ा वाला अंदर। चलिए उतारिए, तो आगे आते हैं। अठारह नंबर पूछ रहे थे। देखिए इस क्वेश्चन को भी देखिए कितना इजी ढंग से बना सकते हैं। मैं ऐसे बोलता हूँ नियम बहुत सारा, दिक्कत होगा समझने बोलिएगा, बहुत सारा तरीका है एक क्वेश्चन का। ऐसा कोई भी गणित नहीं कि एक ही नियम से बनता है, बहुत सारे नियम से बनता है। अब देखिए दिया हुआ है 1 + सेक 20 डिग्री, प्लस में दिया हुआ है कॉट कितना 70 डिग्री, और इंटू दिया हुआ 1 माइनस कोसेक 20 डिग्री, और प्लस में दिया हुआ है tan, है ना, प्लस में tan क्या है 70 डिग्री। एक बात बताइए हमको कि 70 और 20 है, जोड़ने पर 90 आ रहा है। यहाँ भी 70 और 20 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है सर, जोड़ने पर 90 आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, ये सेक है तो सेक का उल्टा क्या होता है, कौसेक। सॉरी, सेक और कौसेक एक दूसरे का चेंज होता है 90 के फॉर्म में। साइन कौस में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है, और सेक किस में चेंज होता है, कौसेक में। तो जब ये फॉर्म चेंज होता है 90 के फॉर्म में चेंज होता है तो कुछ नहीं कहना, ऐसा 2 एंगल लेकर चलना जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री, और जिसका डाटा हम लोग जानते हैं। तो सबसे सुरक्षित डाटा होता है कितना डिग्री का, 45। 45 45 रख दीजिए। तो एक प्लस बताइए सेक 45 का मान क्या होता है, √2 पता है ना, कॉस 45 1/√2 होता है, तो सेक 45 √2। बोलो कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है, और इंटू 1 माइनस कौसेक 45 भी क्या होता है √2, और tan 45 कितना होता है 1। बोलिए 1 और 1 कितना
2 प्लस रूट 2 और इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस है। अब बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो 2 का स्क्वायर कितना 4 में से 2 घटेगा, हमारा आंसर कितना आएगा, तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब 30-60 भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन थीटा का मान 45 रखिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 45 का मान सबको पता है। हाँ, अपोजिट में रहेगा, चेंज जब होगा वैल्यू तब, कंप्लीमेंट्री एंगल में जब दोनों आएगा तब। चलिए आगे। उन्नीस नंबर मिटा दें, देखिएगा। कह रहा है किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात है 1:4। देख और कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 154। एक बात बताओ हमको सिंपली सा पहले कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है क्या है 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बात। अब कह रहा है कोई क्वेश्चन में क्या कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल है और वृत्त का क्षेत्रफल है ना, क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो बोलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 है ना, और गुणे होता है कितना पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये मान दिया हुआ 1/4। देखो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ पहले, इसमें पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटेगा, 4 से कटेगा 90 बार में, थीटा का मान क्या डिग्री आएगा 90 डिग्री। अब समझिएगा थोड़ा सा, हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। देखो बॉस, अगर ये वृत्त है और यहाँ से काट कर एक त्रिज्यखंड बनाया, ठीक है, तो अगर मैं इसका परिमाप निकालूंगा तो ये चाप चाहिए हमको, और साथ ही साथ ये दोनों रेडियस भी तो चाहिए। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि सर परिमाप जब इसका निकालेंगे तो परिमाप के लिए हमको क्या चाहिए चाप, और चाप को डिनोट किससे करते हैं एल से, और प्लस में क्या चाहिए रेडियस, रेडियस के गो चाहिए 2 गो, तो 2r। अब बोलो चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई होता है θ/360 गुने 2 पाई आर, नहीं पढ़े हैं, और प्लस हो जाएगा 2r। रख दीजिए, थीटा का मान क्या डिग्री आया 90/360 गुने 2 पाई का मान 22/7, और रेडियस का मान कितना, और प्लस 7 दूनी कितना 7 खत्म, 90 चौक खत्म, 11 14 कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उतारिए उतारिए, मैं दूसरा तरीका भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतारिए। उतार लिए, उतारिए आराम से। उतार लिए। देखिए मैं दूसरा तरीका क्या लगा सकता हूँ, समझिएगा। कह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो 1 कितना है 4। इसका मतलब क्या है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का 4 गुना होगा, 4 गुना होगा। इसका मतलब क्या है कि टोटल वृत्त को के पार्ट में बांटेगा 4 पार्ट में। समझ में आ रहा है बात। 1:4 का मतलब पूरे वृत्त का 1/4 हिस्सा आएगा ना। अगर इसको 4 पार्ट में बांटेगा दोस्त, ये हमारा रेडियस, ये भी हमारा क्या है। सबसे पहले इसने बताओ कि रेडियस का मान आया कितना 7, ये वाला भी 7 आया और ये वाला भी कितना आया, और ये हमको टोटल चाहिए। परिमाप का मतलब ये ना होता है इस सेक्टर का टोटल चाहिए। तो अब बताओ इसका जो लंबाई होगा वो टोटल परिधि का 1/4 हिस्सा होगा, क्योंकि हमने इसको कितना पार्ट में बांट दिया। तो बताओ टोटल परिधि निकालेंगे तो 2 पाई क्या होता है आर। समझ में आ रहा है बात। यानी कि टोटल होगा 2 कितना, और 44 का केम्मा हिस्सा होगा। साथ ही साथ हमको ये दोनों रेडियस भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो 7 और 7 कितना जुटेगा
14 कटेगा 11 बार में, तो 14 11 मिलकर कितना बनाया, देखिए 25 आया था। तो देखिए तरीका बहुत सारा होता है, बशर्ते आप सोचते कैसे हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। शॉर्ट तो अपने आप हो जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग आराम से। चलिए आगे। हाँ 22 नंबर, 22 से पहले भी दोस्त 22 का आंसर गलती है मित्र, 10 आएगा। मैं बता रहा हूँ 20 नंबर है ना। देखिए फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगेगा, डिस्टेंस तो थोड़े लगेगा। करा x प्लस 2y बराबर 3 दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। गौर फरमाइए यहाँ पर थोड़ा सा। और कह रहा है क्वेश्चन में कि बाई अक्ष को 2 बिंदु पर मिलता है, कौन अक्ष पर कह रहा है, तो बता बाई अक्ष पर कह रहा है तो x तो हमारा 0 हो जाएगा, ये कन्फर्म है। बाई अक्ष पर कहेगा तो x हमारा क्या होगा, अगर मैं x को 0 रखूँ तो बाई का मान 1.5 आएगा यहाँ से, और यहाँ x का मान 0 रखो तो बाई का मान क्या आएगा, पॉइंट कितना आएगा, प्लस में कि माइनस में, नहीं समझ में आया। अरे देखो ना x का मान 0 रखो तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 2y बराबर 1, तो बाई का मान -1/2 आएगा, और -1/2 का मतलब माइनस में पॉइंट कितना हो जाएगा। अब कह रहा है उसके बीच का दूरी, दूरी का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस, दूरी का मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो जोड़िए तो 1.5 प्लस 0.5 बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। चलिए हाँ, तो x अक्ष पर कहेगा तो बाई का मान 0 रख देते, ठीक है। प्लेन पर है, प्लेन 21 भी है, 21 का सूत्र। देखो सबसे पहले समझना कि किसी भी बहुभुज में 3 पॉइंट हमेशा आता है हीरो, किसी भी बहुभुज में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, इसका क्वेश्चन 2 गो आया, देखो एक कोण वाला भी आया, क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। तो सभी अंतः कोणों का योग बराबर, एकदम याद रखना, सभी अंतः कोणों का योग बराबर है ना। बोलो क्या होता है, 2n-4 गुणे 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या कहेगा, कहेगा प्रत्येक अंतः कोण, कहेगा प्रत्येक अंतः कोण, तो प्रत्येक अंतः कोण बराबर हो जाएगा 2n-4 गुणे 90 डिग्री, और बट्टा में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, उस बहुभुज में विकर्ण की संख्या बराबर, तो विकर्ण की संख्या होता है n × n-3/2। बोलिए बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखो तो इसमें कह रहा है टोटल 15 भुजा है, तो n का मान कितना हो गया, 15 निकालना है टोटल विकर्ण, तो 15 में से 3 गया 12/2, तो 15 छक्का कितना, नहीं टोटल विकर्ण हो जाएगा 90 गो। 22 का आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा, ना कि 10/3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। कहिए तो बता देते हैं, नहीं बना तो बता दें, ठीक है। उतारिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सीखिएगा तुम। लास्ट बैच का यही तो फायदा है, था टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। देखिएगा 22 नंबर, कह रहा समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17/3 है। देखिएगा समचतुर्भुज सबको पता है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होता है। अब देखो भुजा हमारा है 17/3, तो ये वाला भी 17/3, ये वाला भी 17/3, ये वाला भी 17/3, और ये वाला भी क्या हो जाएगा 17/3। बोलिए बात समझ में आ रहा है दोस्त। अब क्या कह रहा है, समचतुर्भुज का 2 प्रॉपर्टी, और पहला क्या होता है कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, ये बात सबको पता है। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब है कि विकर्ण जो होता है वो 2 बराबर भागों में क्या होता है, बंटता है। समझ में आ रहा है बात। तो बताइए कि ये कि विकर्ण 16/3 है, तो 2 बराबर भागों में बटेगा, तो ये वाला भी तो 8/3 होगा, और ये वाला भी 8/3। बोलिए किन्हीं का कोई दिक्कत। अब 90 के सामने कर्ण, ये लम, तो क्या ये आधार नहीं निकलेगा हमारा। आप नाम देना है तो नाम भी दे, लेकिन देखिए बहुत सारा अब इसको हल करेगा, हल नहीं करना है दोस्त, ठीक है। कम से कम पेन लगाइए। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब एक बात बताओ कि एक है 8/3, एक हमारा है 17 कितना, ये कन्फर्म है कि कर्ण होगा। 3 को गायब करो, बताओ ट्रिपलेट पढ़े हो, 8 है 17 है, तो ये कितना होगा 15, और बट्टा में 3 है तो बट्टा में क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात, 15/3। चलो भाई, तो ये हो गया 15/3, तो ये वाला भी क्या होगा
15/3। अब बताओ टोटल विकर्ण हमारा क्या होगा, 15 कितना 30/3, और 30/3 का मतलब कितना 10। तो वो आंसर गलती थोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिक्कत है? ऐ रहेगा ना, 2 बार घरे देखिएगा ना, फिक्स हो जाएगा दिमाग में। यार क्या बात बोलते हो, पावर माइंड पावर धीरे धीरे ना सेट होगा, नहीं होगा तो फिर जड़ी बूटी देंगे, अभी थोड़े देंगे, पहले प्राकृतिक चीज। चलिए आगे बोलो दोस्त। 30 तक 23। अरे यार लिखो, प्रसरण बराबर होता है विचलन का स्क्वायर। प्रसरण बराबर होता है विचलन का स्क्वायर। ये सब डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, ठीक है। तो पर विचलन का मान दिया हुआ है कितना 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। हाँ, विचलन का या मानक विचलन एक ही चीज़ है, लेकिन विचलन कहेगा तब अलग होगा। विचलन या मानक विचलन एक ही चीज़ होता है। यहाँ मानक विचलन लिखा होगा। चलिए और बोलिएगा। 24 नंबर क्या है यार जो नहीं बना, बताओ। एक ग्राफ दिया हुआ है 2010 में कलाई घड़ी का, तो कलाई का बताओ 2010 तो काला वाला है ना, पाला कलाई घड़ी में तो बताओ काला वाला कलाई घड़ी में 28 कितना है 7 2010 में। तो कह रहा है 2010 में कलाई घड़ी की बिक्री का परसेंट 2010 में मेज घड़ी का। अब बताओ मेज घड़ी वाला कौन है 2010 में, कौन है? हाँ 22.3। बिक्री से लगभग कितना अधिक है, तो निकाल लो कितना ज़्यादा है, 6.4 है। ज़्यादा है तो कम से भागा देंगे और गुने क्या हो जाएगा 100। गड़बड़ काहे करते हो यार, ज़्यादा कहेगा तो कम से भागा, गड़बड़ाता इसमें भी है। ज़्यादा कहेगा तो कम से भागा और कम कहेगा तो ज़्यादा से भागा, ठीक है। हाँ तब नहीं गड़बड़ा यार। 25 नंबर बना लीजिए। 2021 में, अरे 2021 नहीं होगा वो, हाँ 2010 होगा वो। 2021 तो है ये नहीं है, दुइये को तो है 2005 और 2010, ठीक है। अरे बोलिए आगे। 26 नंबर, उस वर्ग का क्षेत्रफल जो किसी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, कल भी बता रहे थे। देखिए कह रहे उस वर्ग का क्षेत्रफल जो किसी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि वृत्त के अंदर क्या बना दिया गया, वर्ग बना दिया गया। समझना बात को, वृत्त के अंदर क्या बना दिया, वर्ग। देखो तो मैं 2 चीज़ हमेशा बोलता हूँ, एक आपका वर्ग में कहेगा और एक आपका समबाहु त्रिभुज में। फिर से समझ लीजिएगा, एक आपका वर्ग में कहेगा और एक आपका क्या कहेगा, समबाहु। देखो यार दोनों अलग अलग है, एक आपका क्या रहेगा वर्ग और एक आपका क्या रहेगा समबाहु। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आता है। अब समझिएगा क्या करेगा कि तो समबाहु त्रिभुज के एक बाहर वृत्त बनाएगा और एक समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाएगा। उतारिएगा मत, समझ लीजिए पहले कॉन्सेप्ट को। इस समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई को हम कैपिटल ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसका नाम देते हैं क्या, त्रिभुज का एक्स वाई और कौन सा जेड, या ए बी सी कुछ भी, चलो भुजा का स्मॉल ए मान लीजिए, स्मॉल ए, ठीक है। आप देखिएगा अब ये वर्ग है तो वर्ग ये क्या है, वर्ग के बाहर एक वृत्त बनेगा और एक वर्ग के अंदर वृत्त बनेगा। समझ में आ रहा है बात। इस वर्ग के भुजा को मैं क्या मान लेता हूँ, तो इस वर्ग के भुजा को मान लेता हूँ कैपिटल ए। गौर फरमाना, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है बात। अगर मैं इस वर्ग की अगर मैं बात करूँ, उतारिएगा मत अभी समझिएगा, अगर मैं इस वर्ग की बात करूँ तो बताओ वर्ग का जो भुजा होगा वो वृत्त के व्यास के क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत है, वर्ग का जो भुजा होगा वो वृत्त के व्यास के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से देखिएगा इसका लिए तो इसका जो होगा विकर्ण इसके बराबर होगा। तो ध्यान देना है कि वर्ग में कहेगा तो एक आपका होता है अंतःवृत्त और एक आपका होता है परिवृत्त, ठीक है, वर्ग में। तो देखिए अंतःवृत्त का मतलब होता है क्या, कि वर्ग के अंदर वृत्त है। समझ में आ रहा है बात, अंतःवृत्त हो गया। और परिवृत्त का मतलब क्या हो गया, वर्ग के बाहर वृत्त। तो अंतःवृत्त कहेगा तो अंतःवृत्त की जब त्रिज्या निकालेंगे तो अंतःवृत्त का त्रिज्या आप डायरेक्ट निकाल, ऐसे समझिएगा,
अंतःवृत्त और परिवृत्त की जो त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो होता है 1 अनुपात कितना √2, और ये क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो होता है 1 अनुपात कितना 2, क्योंकि क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसको स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। और परिमाप का अनुपात अगर निकालना हो तो जो त्रिज्या का अनुपात होगा वहीं परिमाप का अनुपात होगा, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा √2। और अगर समबाहु त्रिभुज में निकालना है तो ध्यान देना, इसमें होता है अंतःवृत्त और एक आता है कौन सा परिवृत्त। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3, और परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो a/ क्या होता है √3। समझ में आ रहा है बात है। अब देखिएगा, अगर मैं दोनों के अगर मैं रेशियो की बात करूंगा, कैपिटल R का मतलब हो जाएगा परिवृत्त वाला, ठीक है। तो अति इसमें देखिएगा परिवृत्त कर दिया ना, इसमें छोटा पहले ले लिए R/R, क्योंकि बड़ा परिवृत्त हमेशा बड़ा बनता है, तो यहाँ भी छोटा वाला अंदर वाला पहले लीजिए तो R/R। तो इसका रेशियो निकालेगा। अब देखिए रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, a से a कट जाएगा, √3 से √3 कटेगा, तो बोलो 1 अनुपात कितना आएगा 2। बहुत सारा गड़बड़ाता है कि 2 अनुपात 1 कि 1 अनुपात 2। तो ध्यान देना है कि कैपिटल R जो है ना वो परिवृत्त है, और परिवृत्त वाला जो होगा हमेशा बड़ा होगा, और अंतःवृत्त वाला हमेशा क्या होगा छोटा होगा। और अगर इसका क्षेत्रफल का रेशियो कहेगा तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उतार लीजिएगा इसको। इसमें आपका पूछेगा त्रिज्या निकालने के लिए, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है a/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या होता है a/√3। इसमें परिमाप नहीं पूछते, परिमाप पूछेगा तो जो त्रिज्या का रेशियो होगा वहीं परिमाप होगा, ठीक है। क्योंकि रेशियो निकालने में दोनों साइड लगाओगे फार्मूला तो कट ही जाएगा, वही चीज़ खाली रेशियो अथी वाला आएगा। अब देखिए आपके क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट बताते हैं, उतार लीजिए। उतार लिए हैं। देखिए आप समझिएगा, आपके क्वेश्चन पर गौर फरमाइएगा। करो उस वर्ग का क्षेत्रफल का जो किसी 8 सेंटी त्रिज्या वाले के वृत्त के अंदर है, मतलब वृत्त के अंदर क्या बना दिया गया एक वर्ग, और बताओ इसकी त्रिज्या 8 है तो व्यास का मान 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अच्छा बताओ ये जो व्यास होगा वृत्त का जो व्यास होगा वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी ये आपका व्यास भी है, साथ ही साथ ये वर्ग का क्या है विकर्ण है। और जब वर्ग का विकर्ण दिया हुआ रहे तो हमेशा बोलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है विकर्ण स्क्वायर बटा में कितना, तो 16 का स्क्वायर कितना 200, और 256 को 2 से भागा दीजिएगा, हमारा आंसर 100 कितना आएगा 28 आएगा, ठीक है 128। और बोलिए आगे। देखिए 27 बन जाएगा, अभी पॉइंट हम लिखा दिए हैं, ठीक है। 28 नंबर है, आजा 28 नंबर। देखिए समझिएगा 28 नंबर। करो उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी ढाल जो है वो 3,4 है। देखो ढाल को हम लोग क्या कहते हैं, ढाल को हम लोग स्लोप कहते हैं, जिसको डिनोट किससे किया जाता है m से, और m बराबर दिया हुआ है 3 बटा कितना, और बाई अक्ष को 5 पर काटता है ना, तो देखो बाई अक्ष को 5 पर, अभी बोले बाई अक्ष पर काट रहा है तो x का मान 0 हो जाएगा। तो x कॉमा बाई का अगर मैं बात करूंगा तो बाई अक्ष पर काट रहा है तो x क्या हो जाएगा 0, और बाई का पॉइंट क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात। अब हमको करो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, हमको निकालना इक्वेशन। क्वेश्चन देख लीजिएगा, उस रेखा का समीकरण निकालना है तो इक्वेशन बराबर सीधे मैं लगा दूँ बाई माइनस बाई1 बराबर हो जाता है m इंटू एक्स माइनस x1, रख दीजिए मान को, ठीक है। तो देखिए तो बाई माइनस बाई1, बोलिए बाई1 के जगह पर कितना है 5, और m के जगह पर कितना है 3/4, और इंटू एक्स माइनस x1 के जगह पर क्या है 0, तिरछा गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 4 बाई माइनस 5 20 बराबर 3x। समझ में आ रहा है बात। अब इसको ले इधर ले जाइए तो हो जाएगा 3x
-4/e बराबर माइनस कितना, और यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण। ठीक है, चलिए और बोलिएगा आगे। 29 नंबर देखो, ये भी पॉइंट बहुत बार बताए हैं। देखिए 29 नंबर के क्वेश्चन दिया हुआ x² - x + 1 का कारण न्यूनतम मान क्या होगा। अब एक बात बताओ, या तो मैक्सिमम कहेगा या तो क्या कहेगा मिनिमम, या तो कभी कभी कह देगा x का मान बता देना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आईएएस में पढ़े होंगे आप लोग, तो उतना नहीं करना हम लोग को डायरेक्ट देखो, जब भी द्विघात समीकरण, ये तो द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, और जब भी द्विघात समीकरण आएगा तो मैक्सिमम कहेगा तो मिनिमम का है। फार्मूला लगा देना है c - b²/4a, दोनों में सेम फार्मूला लगेगा एकदम, बस डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, और x का मान कहेगा तो लगा देना -b/2a लगा देना। अब हल कीजिए तो बोलो c के जगह पर कितना 1 माइनस b² तो b के जगह पर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और बटा 4a, तो a के जगह पर कुछ नहीं तो एक क्या है ना, तो एलसीएम 4 में से 1 घटेगा तो हमारा आंसर 3 बटा कितना हो जाएगा 4 ही हमारा आंसर हो गया। अगर x का मान कहेगा तो -b/2 है, तो -b, तो b के जगह पर -1 और बटा 2 है, यानी कि आंसर आएगा 1 बटा कितना 2। आप x का मान 1/2 रख कर चेक कर लो, मिनिमम वैल्यू 3/4 आएगा। रख कर देख लीजिए x का मान 1/2 3/4 ही आएगा। तो इतना कहा लगाना, डायरेक्ट हम लोग को फार्मूला लगा देना। ठीक है, हमेशा एग्जाम में जितना कम समय बनाइए उतना ही संभावना ज़्यादा होगा। कुछ नहीं है, भुलाओगे, बशर्ते कि थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहिएगा तब ना। मैं हमेशा बोलता हूँ जो क्वेश्चन गलत जाता है ना उस क्वेश्चन पर मेहनत करना, जो गलत जाता है, जो नहीं बनता, जो बनता है वो तो एग्जाम में भी बनेगा, उसमें सोचना ही नहीं है। मेहनत उस पर करना है जो आपका वीक पॉइंट है। जो क्वेश्चन बनाते हैं गलत चल जाता है, जो बनता नहीं है। ठीक है, और वो हमेशा बोलते हैं मेन पॉइंट जो लिखाते हैं ना उसको किसी एक कॉपी में लिखे, ताकि आप सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार उसको देख सकें, उसको तब दिमाग में सेट होता है। इससे थोड़े सेट होता है, एक बार देखिएगा सेट हो जाएगा, नहीं भुला जे भी करिएगा उसमें। चलिए और बोलिए किन्हीं का है, चलिए तो ठीक है, बाकी की चर्चा करते हैं कल।